ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड पिछली वीडियोस में मैंने आई थिंक 4 क्वेश्चंस ठीक है 4 क्वेश्चंस लिए थे मैंने सैम्पल पेपर आईसीएससी क्लास 10th बोर्ड्स 2025 का जो सैम्पल पेपर है उसके मैंने 4 एमसीक्यूज आपको बताए थे और जो भी पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहता है स्टार्टिंग में वो मैंने आपको बताया था। अभी हम लोग नेक्स्ट पूरा एमसीक्यू अभी कवर करने वाले हैं और उस एमसीक्यू में जो भी कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यूट्यूब जो अब मैंने थंबनेल डाला है वीडियो का उसको आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज कॉर्पस ल्यूटेम के बारे में जानेंगे। ठीक है, और हम लोग हाइपरटोनिक और एग्जोस्मोसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एग्जोस्मोसिस के बारे में जानेंगे और हम लोग रॉड्स एंड कोन्स के बारे में जानेंगे। तो ये सारे जो कंसेप्ट है ये सारे इस एमसीक्यूज में यूज होंगे। कुछ एमसीक्यूज है वो काफी सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग चलो देखते हैं सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है हम लोग को द टू सेरेब्रल इसमें हम लोग को पूछा है इसमें हम लोगों को पूछा है द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर जॉइंड बाय शीट ऑफ फाइबर्स कॉल्ड। यानी जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो दोनों जो है वो दोनों ज्वाइंट रहता है। ठीक है, क्योंकि एक सेरेबल होता है। ठीक है, उसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट एंड दे बोथ आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ शीट ऑफ फाइबर्स। ये दोनों हेमिस्फीयर्स जो है वो एक शीट ऑफ फाइबर्स के जरिए जुड़े रहते हैं। ठीक है, और उन शीट ऑफ फाइबर्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शन में दिया है पॉन्स नहीं, कॉर्पस ल्यूटम नहीं, हाइपोथैलेमस बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही है, कॉर्पस कैलोसम। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है और वो है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब हम लोग इसका कंसेप्ट देखते हैं कि कॉर्पस कैलोसम हम लोग को क्या होता है वो हम लोग को देखना है। यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि कॉर्पस कैलोसम जो है वो शीट ऑफ फाइबर है जो कि ज्वाइन करता है द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। लेकिन उसके बारे में और क्या जानना हमारे लिए जरूरी है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने कंसेप्ट में आ जाते हैं। कॉर्पस कैलोसम ये आ गया हमारा कंसेप्ट। तो कॉर्पस कैलोसम क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। द कॉर्पस कैलोसम इज अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम है एक बैंड ऑफ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, वहां पे भी वही लिखा था शीट ऑफ फाइबर्स, यहाँ पे भी वही बता रहे हैं दैट इट इज अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, दैट कनेक्ट लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन देम। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में जो है कम्युनिकेशन जो है स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम क्या है, इट इज अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर और इट इज अ शीट ऑफ फाइबर दैट कनेक्ट्स द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमने देख लिया कॉर्पस कैलोसम क्या होता है भाई। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ह्यूमन फीमेल। ऑनसेट मतलब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो शुरू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्च। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्च, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मेनार्च जो होता है वो होता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है एंड देन जब स्टॉप होता है तब उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आंसर मेनार्च है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे एक असर्शन रीजन क्वेश्चन में। असर्शन रीजन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें आपको ध्यान से पढ़ना रहता है। कई बार नॉट वर्ड दे देता है तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नॉट वर्ड NOT, क्योंकि कुछ बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और असर्शन रीजन दोनों को आपको देखना रहता है क्योंकि दोनों पूछता है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना रहेगा। ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन में आता है असर्शन रीजन। तो असर्शन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, रॉड्स एंड कोन्स आर फोटो रिसेप्टर्स इन द स्क्लेरा ऑफ द आई बॉल। क्या बोल रहा है, रॉड्स एंड कोन्स आर फोटो रिसेप्टर्स इन द स्क्लेरा ऑफ द आई बॉल। रॉड्स एंड कोन्स आर फोटो रिसेप्टर्स इन द स्क्लेरा ऑफ आई बॉल। रीजन क्या बोल रहे हैं, रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कंसेप्ट, देन हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कंसेप्ट की रॉड्स एंड कोन्स होता क्या है। रॉड्स एंड कॉन्स होता क्या है, अब देखते हैं। रॉड्स एंड कोन्स आर टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना ऑफ द आई।
तो पहला हम लोग को क्या बोल रहे हैं वहां पे, इन द स्क्लेरा ऑफ द आई। वहां पे क्या पूछा है असर्शन में क्या बोल रहा है कि रॉड्स एंड कोन्स जो है वो दो टाइप के फोटो रिसेप्टर है, ये तो सही बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है इट इज प्रेजेंट इन द स्क्लेरा ऑफ द आई। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि इट इज प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई। अब ये दोनों क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं, उसमें सेकंड में हम लोग को रीजन दिया हुआ है कि रॉड्स जो है वो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को फंक्शन देखने को मिल रहा है, रोल देखने को मिल रहा है, रॉड्स का क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन लो लाइट कंडीशंस, दैट इज नाइट विजन। तो ये तो सही हो गया, रीजन जो है वो सही हो गया। क्या है रीजन, क्योंकि दैट रॉड्स जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट और लो लाइट, दैट इज नाइट विजन के लिए, ठीक है। नाइट विजन के लिए या कम लाइट है जहां पे डिम लाइट है, वहां पे रॉड्स जो है काम करता है। नेक्स्ट कोन्स, कोन्स क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड विजुअल क्लैरिटी इन द ब्राइट लाइट कंडीशंस। जब डे टाइम है, ठीक है, डे टाइम है या फिर ज्यादा रोशनी वाली जगह है और जहां पे आपको कलर्स अच्छे से देखने की जरूरत है, जहां पे ब्राइटली कलर्ड जो एरिया है वहां पे जो है आपका कोन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे वो फंक्शन करता है। तो रॉड्स एंड कोन्स हमने देख लिया, रॉड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन द लो लाइट कंडीशंस and cones is responsible for the color vision and the visual clarity, that is uh, clarity in the sorry clearly जो हमारे क्लियर आई साइट, फॉर क्लियर आई साइट इन द ब्राइट लाइट कंडीशन, ठीक है। तो रॉड्स एंड कोन्स ये दो हैं फोटो रिसेप्टर, दे आर फोटो रिसेप्टर सेल्स, यानी कि लाइट को परसीव करते हैं, ठीक है। दे आर फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग वापस आ जाते हैं असर्शन रीजन में, हम लोग असर्शन रीजन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये रहा, ठीक है। तो असर्शन हम लोग को बोल रहा है कि रॉड्स एंड कोन्स आर फोटो रिसेप्टर्स, बिल्कुल सही, यहाँ तक तो बिल्कुल भी सही है, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। देन बोल रहा है इन द स्क्लेरा ऑफ द आईबॉल, सो इट इज रॉन्ग, इन द स्क्लेरा नहीं, यहाँ पे ये रेटिना में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये रेटिना में प्रेजेंट होता है। रॉड लाइट, तो यहाँ पे लिखा है रॉड्स आर हाईली सेंसिटिव टू डिम लाइट, ठीक है, रॉड्स आर हाईली सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी हमें कम रोशनी में मदद करते देखने में कौन, रॉड्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन जो है वो फॉल्स है लेकिन रीजन जो है वो ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, प्रिया ट्राई टू मैच द हार्मोन्स विद देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, शी टैबुलेटेड द पेयर्स एज फॉलोज। उन्होंने, अब एक प्रिया नाम की यहाँ पे है बच्ची, उन्होंने उसने क्या देखा, हार्मोन जो है उसके इफेक्ट देखे ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसने हार्मोन और ह्यूमन बॉडी में जो उसका इफेक्ट है उन दोनों को मैच करने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, उसने दो हार्मोन लिए पी एंड क्यू एंड उसका इफेक्ट देखा कि बॉडी में उसका क्या इफेक्ट होता है। तो उसने लिया पी हार्मोन, ठीक है, उसने पी हार्मोन लिया, उसने देखा कि इट स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज, इट स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द बॉडी। नेक्स्ट उसने क्यू हार्मोन लिया, क्यू हार्मोन का उसने क्या रोल देखा, उसने देखा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय नेफ्रॉन्स, यहाँ पे नेफ्रॉन्स के जरिए रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसने हार्मोन पी एंड क्यू देखा, उसका इफेक्ट ऑन द बॉडी देखा। अब हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ हार्मोन्स। अब हम लोग को बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है वो पी है। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। पहला क्या बोल रहा है, स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ये जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट कौन सा हार्मोन करता है, तो हमारा आंसर होगा ग्लूकागॉन। तो हमको पहला तो पता चल गया, पी जो है वो हम लोग को ग्लूकागॉन पता चल गया, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा फंबल हो गया था, ठीक है। तो ग्लूकागॉन हो गया यहाँ पे। अब बाकी तीन ऑप्शन, तो पी हम लोग को ग्लूकागॉन दिया नहीं है तो ऑब्वियसली बाकी तीन ऑप्शन तो नहीं होंगे, सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। क्यू को हम लोग को बोल रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय नेफ्रॉन्स। अब ये कौन सा हार्मोन परफॉर्म करता है, इट इज परफॉर्म बाय द हार्मोन वेसोप्रेसिन, ठीक है। तो क्यू हमारा कौन सा हो गया, वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द बॉडी एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा 8th हो गया। ये हमारा किस पे बेस्ड था, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग को हार्मोन के जो रोल्स है वो हम लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके एप्लीकेशन क्या है उस हार्मोन का वो भी हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन यानी आपका प्योरली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, while studying the stages, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, while studying the stages in the evolution of man, a well developed chin is observed in, ठीक है। well developed chin यहाँ पे जैसे कि ये आपका फेस है, तो ये आपका well developed chin आपको कब देखने को मिल रहा है, ठीक है। well developed chin
चिन मतलब समझते हो ना आप लोग, ये चिन, ठीक है। While studying the stages in the evolution of man, a well-developed chin is observed in। तो चिन जो है वो धीरे 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 करके ही इवोल्यूशन हुआ जब ह्यूमंस का, उसमें धीरे 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 करके ही चिन जो है वो वेल डेवलप्ड बोला है यहाँ पे, यानी क्लियरली ऑब्जर्वेबल चिन। वो कहाँ पे मिला? होमो सेपियंस में। डायरेक्ट जो मॉडर्न ह्यूमंस थे उनमें ही जो है वेल डेवलप्ड चिन देखा गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, रिकॉल बेस पे, यानी आपने एक बार पढ़ा तो आप लोग एक बार में रिकॉल करके यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ये डायग्राम मैंने ऐड किया है, क्वेश्चन पेपर में नहीं दिए रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। पता चला कोई बच्चा सोच रहा है कि अरे वाह डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो मैंने ऐड किया वहाँ पे कंसेप्ट के लिए। तो हम लोग आ जाते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को जो भी यहाँ पे टर्म्स दिए रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, उसको क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को हड़बड़ी में रीड नहीं करना है। मैं अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बोर्ड्स आपके आने वाले हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे हड़बड़ी में ही गलती कर देते हैं, उनको आंसर आते रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी में पढ़ के कि हाँ चलो ये तो आता है करके गलत आंसर टिक कर देते हैं। आपको बहुत ध्यान से जो उसमें छोटे छोटे टर्म्स या वर्ड्स दिए रहते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स, यानी दो क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ सेम शेप, सेम शेप, साइज एंड वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी दो क्रोमोसोम्स हैं जिनका साइज शेप, साइज जो है वो सेम है, शेप भी सेम है, एंड उन लोग का जो एक एक जो हमारा क्रोमैटिड है वो अलग, सॉरी, एक एक पेरेंट से आया हुआ है, ठीक है, एक एक पेरेंट से उनका एक एक क्रोमैटिड जो है वो आया हुआ है, वो यहाँ पे बोल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा होमोलोगस क्रोमोसोम। हमारा आंसर क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। एक मिनट, हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? यहाँ पे मैंने डायग्राम के जरिए बताया हुआ है, हम लोग इसमें थोड़ा फोकस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अब ये मैंने बताया यहाँ पे दो हम लोग क्या लिए हैं, पेयर ऑफ, पेयर, ओ सॉरी, ठीक है, हमने लिया है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हमने लिया है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमने ये दो क्रोमोसोम्स ले लिए। अब हम लोग इनका देखेंगे कि इनका साइज जो है वो सेम है, इनका साइज जो है वो सेम है, इनका शेप जो है वो सेम है, ठीक है। और ये दोनों जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इनके पास, ये जो है ये दो, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, इनके पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इनके पास एक लॉन्ग आर्म है, एक सेंट्रोमियर है, एक शॉर्ट आर्म है, बिल्कुल सिमिलर है ये दोनों, और ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, इसीलिए हम लोग इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम लोग को कहाँ पे मिलते हैं? मेनली मियोसिस एनाफेज 1 में। ये भी आपको याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम लोग को कहाँ मिलेंगे? इन द मियोसिस एंड इन द एनाफेज 1। मियोसिस प्रोसेस के एनाफेज 1 में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? हम लोग को होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखने मिलेंगे। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? द क्रोमोसोम्स, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच हैव सेम शेप, सेम साइज एंड दे आर वन, एंड दे गेट द क्रोमैटिड्स फ्रॉम वन फ्रॉम ईच पेरेंट। इसी कारण यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 11th क्वेश्चन में। यहाँ पे फिर से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन जो है बहुत देता है। अगर आपके पास 10 एमसीक्यू है, ठीक है, यहाँ पे आई गेस 15 एमसीक्यू है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास 15 एमसीक्यू अगर है तो उसमें से 5 तो आप लोग असर्शन रीजन क्वेश्चन मान लीजिए। और असर्शन रीजन जो है बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अगर आपको बड़े लेंदी वर्ड्स दे रहेंगे। यहाँ पे तो ये सैंपल पेपर है करके इसमें छोटे छोटे दे दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे तब वहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ भी रहते हैं असर्शन रीजन में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 11th क्वेश्चन असर्शन में क्या बोल रहा है? वी यूरिनेट मोर इन समर। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि यूरिनेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है विंटर सीजन में देखने को मिलता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विंटर सीजन में देखने को मिलता है। देन रीजन क्या बोल रहा है? स्वेट ग्लैंड्स आर मोर एक्टिव इन समर। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि पसीना हम लोग को कब आता है? सबसे ज्यादा समर में ही आता है, विंटर में उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिव कब रहेंगे? समर्स में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि असर्शन जो है वो फॉल्स है, असर्शन जो है वो फॉल्स है, लेकिन रीजन जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन जो है फॉल्स है, रीजन जो है वो ट्रू है।
ये वाले असर्शन रीजन काफी सिंपल है क्योंकि सैंपल पेपर है, मैं बता दे रहा हूँ। ये थोड़े अच्छे लेवल के मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन ही दिया हुआ है सैंपल पेपर में, क्योंकि आपको सिर्फ पैटर्न अंडरस्टैंड करने के लिए है। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस हार्ड हो जाते हैं। मतलब एकदम हार्ड नहीं होते, बट आपको कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग बना लेंगे, तो थोड़ा सा कंसेप्ट लगाने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। नेक्स्ट हम लोग 12th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक हम लोग को सेंटेंस दिया हुआ है दैट राहुल इंसर्टेड अ हेयर पिन। एक सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पे कि राहुल जो है वो इंसर्टेड अ हेयर पिन इनटू हिज राइट ईयर। ये आप लोग को कभी नहीं करना है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ठीक है ठीक है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक राहुल नाम का लड़का है, उसने उसको कुछ हुआ ऐसे, तो उसने अपने कान में हेयर पिन डाल दिया, राइट ईयर में अपने हेयर पिन डाल दिया। ठीक है, टू रिमूव ईयर वैक्स। ओके, तो उसके पास शायद बड्स नहीं थे, वैसे बोलते हैं कि बड्स भी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट इट। वैसे तो बड्स भी यूज नहीं करना चाहिए बोलते हैं कुछ लोग। आजकल और भी अलग अलग टाइप की मशीन आ गई है, वो ऐसे दिखाता है कि आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है वो, और आप माइक्रोस्कोप उसमें लगे रहता है, आप उसके जरिए आप देख सकते हैं, एंड देन वो ऐसे स्क्रैपिंग करके आपके ईयर वैक्स को निकाल देता है। चलो हम लोग टॉपिक से नहीं भटकते, हम लोग क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राहुल नाम का लड़का है, उसने अपने राइट ईयर में ईयर वैक्स रिमूव करने के लिए हेयर पिन डाल दिया। अब हेयर पिन जो है वो ऑब्वियसली बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट है, ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स आपको ईयर में नहीं डालना चाहिए। ये आपके PP1 PP2 के जो बुक रहते हैं ना उसमें दिए रहता है, पर पता नहीं राहुल को क्यों मन किया तो उसने हेयर पिन डाल दिया अपने कान में। ठीक है, ही फेल्ट अ सडन शार्प पेन विथ लॉस ऑफ हियरिंग। अब उसको शार्प पेन हुआ ऑब्वियसली, अब वो कोई शार्प ऑब्जेक्ट डालेगा अपने कान में। कान जो है आपकी ईयर्स जो है, आपके जितने भी सेंस ऑर्गन है वो काफी सेंसिटिव होते हैं, अपने बॉडी के साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको ये सब नहीं परफॉर्म करना है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, हेयर पिन डाला तो उसको सडन सडन शार्प पेन महसूस हुआ, एंड विद द लॉस ऑफ हियरिंग, उसका जो हियरिंग सेंसेशन है वो चला गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना है। दिस वॉज ड्यू टू, अब ये क्यों हुआ पूछ रहा है आपको, ये किस वजह से हुआ, तो बिकॉज, क्यों, बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कान का पर्दा, जो हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कभी बोलते हैं कि लाउड म्यूजिक ज्यादा मत सुनो, कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट, किसी नोकीली ऑब्जेक्ट को अपने कान में मत डालो, कान के पर्दे फट जाएंगे। हम लोग ऐसे नॉर्मल बोलते सुनते आए हैं अपने बड़ों से, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्यों हुआ पूछ रहा है, तो बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। अगेन असर्शन रीजन, आई एम टेलिंग यू दैट असर्शन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोल रहा है ऑल फूड चेन्स बिगिन विथ हर्बीवोर्स। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सारे फूड चेन जो है वो हर्बीवोर से बिगिन नहीं होते, इट बिगिंस विद द ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग को रीजन क्या बोल रहे हैं, रीजन हम लोग को दे रहे हैं ग्रीन प्लांट्स और हेटेरोट्रॉफ्स। अगर ये इसने थोड़ा सा भी अगर क्लास 10th ICSE पढ़ा होता, ठीक है, क्लास 10th क्या, मैं क्लास क्या बोलूँ, क्लास टू टू थ्री में आई थिंक हर्बीवोर और कार्निवोर बता दिया जाता है। तो उसने अगर क्लास 2 की बुक भी पढ़े रहती तो इसको पता रहता है सैंपल पेपर को कि नहीं, ग्रीन प्लांट्स आर नॉट हेटेरोट्रॉफ्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, they perform photosynthesis and prepare their own food. So green plants are not heterotrophs, both are wrong. ठीक है, assertion and reason both are false, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ गया। 13th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से एक सेंटेंस दिया हुआ है। बायोलॉजी टीचर asked her students to give two examples of vestigial organs in the human body. अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे, जो कि अर्ली ह्यूमंस, उतना पहले, उतना एंसेस्टर की बात कर रही हूँ, अर्ली ह्यूमंस टाइम में। ठीक है, उस टाइम में वो ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट थे क्योंकि वो यूजफुल थे, उस टाइम पे वो काम आते थे। पर जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का, वो ऑर्गन्स जो है वो काम नहीं आते अब। ठीक है, वो ऑर्गन्स जो है वो किसी कोई एक प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हमारे बॉडी के इन द मॉडर्न ह्यूमंस। ठीक है, तो उन ऑर्गन्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोल देते हैं, उन ऑर्गन्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हमारा ईयर पिन्ना जो है, इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वैसे तो इट हैज फंक्शन टू कलेक्ट द साउंड। ठीक है, इट हैज द फंक्शन टू कलेक्ट द साउंड, बट
अगर वो नहीं भी प्रेजेंट होगा तो भी हम लोग को सुनाई देगा, तो वो उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन मानते हैं। नेक्स्ट हमारा अपेंडिक्स जो है, ठीक है, जो कि आई गेस लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के या स्मॉल इंटेस्टाइन के एंडिंग में प्रेजेंट रहता है अपेंडिक्स। दैट इज ऑल्सो अ वेस्टिजियल ऑर्गन बिकॉज अर्लियर टाइम्स में उसका काम होता था टू डाइजेस्ट द रॉ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आजकल हम लोग पका के खाते हैं अपना खाना, तो वो काम नहीं आता, तो अपेंडिक्स इज नॉट यूजफुल। नेक्स्ट हमारा जो विजडम टिथ है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में, लोकल भाषा में हम लोग अक्ल का दाढ़ा बोलते हैं, ठीक है। अक्ल का दाढ़ा बोलते हैं हम लोग, आपने सुना होगा कभी, ठीक है। किसी का बोलते हैं कई बार, कुछ लोग का अक्ल का दाढ़ा उग रहा है, देन वो उगता नहीं है, वापस चले जाता है, ऐसे टाइप का कुछ कुछ होते रहता है, ठीक है। तो वो विजडम टीथ है, उसको विजडम टीथ बोलते हैं इंग्लिश में। वो भी हमारा काम नहीं आता है। पहले के टाइम में मैंने बताया रॉ रॉ चीजें ज्यादा खाते थे, तो वहां पे उसकी ज्यादा जरूरत होती थी। अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना खाना पका के खाते हैं, हम लोग सॉफ्ट चीजें खाते हैं, तो वहां पे विजडम टीथ की भी जरूरत नहीं, इसलिए वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग को कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, राज, सोनू, लता एंड अभय, ठीक है। दिस इज वेरी गुड। अगर आपका इंग्लिश का पेपर होगा तो उसमें कैसे कैसे नाम रहते हैं हम लोग का, जो शेक्सपियर वाले रहते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या नाम था उन लोगों का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में थे, बसानियो, एंटोनियो, ऐसे एकदम अजीब से नाम रहते, ठीक है। तो और क्या थी, सिसिलिया, आई डोंट नो, मतलब शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बहुत ज़्यादा अजीब रहते हैं, ठीक है। ये अपना हिंदी इंडियन नाम बढ़िया है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया राज, सोनू, मोनू, लता, अभय, ये सब बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राज बोल रहा है विजडम टीथ एंड पिन्ना। यहाँ पे उस टीचर ने पूछा कि कोई दो वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम बताओ, तो यहाँ पे सब स्टूडेंट ने अपना अपना आंसर दिया हुआ है। तो राज बोल रहा है कि विजडम टीथ एंड पिन्ना, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, राज बिल्कुल अच्छा लड़का है, राज बहुत पढ़ता लिखता है, ठीक है, वो बोल रहा है विजडम टीथ एंड पिन्ना। सोनू क्या बोल रही है, बॉडी हेयर एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सोनू जो है वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देती है, अगर उसने थोड़ा भी बायोलॉजी क्लास में ध्यान दिया हुआ है तो वो बताती कि नहीं, बॉडी हेयर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, ठीक है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बिना कैसे काम होगा आपके डाइजेशन में। तो सोनू जो है उसको क्लास में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लता क्या बोल रही है, लता बोल रही है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, बिल्कुल सही बोल रही है, और विजडम टीथ बिल्कुल सही बोल रही है। लता जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, ठीक है। अभय क्या बोल रहा है, अभय पिन्ना बोल रहा है और ऑसिकल्स बोल रहा है। अब अभय जो है वो क्या करता है, वो क्लास में ध्यान देता है लेकिन घर में जाके रिविजन नहीं करता, तो उसको एक चीज पता थी, एक चीज नहीं पता थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राज और सोनू जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, सोनू नहीं, सोनू तो बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रही है, सोनू बिल्कुल गलत बोल रही है, आई एम रियली सॉरी। राज और लता जो है बिल्कुल सही बोल रहे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे अभय जो बोल रहा है पिन्ना एंड ऑसिकल्स, तो पिन्ना तो मैंने बता दिया, जो ये आउटर हमारा ईयर का जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना। ऑसिकल्स क्या होते हैं, ऑसिकल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑसिकल्स आर द 3 टाइनी बोन्स लोकेटेड इन द मिडल ईयर एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हियरिंग। आप लोग को पता है ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, मिडल, इनर एंड आउटर ईयर, ठीक है। तो मिडिल ईयर में जो है उसमें 3 टाइनी बोन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऑसिकल्स बोलते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द रोल ऑफ हियरिंग। तो ये ऑसिकल्स हो गया हमारा। तो मैंने बता दिया आपको, ये कौन सा क्वेश्चन था, 14th क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारा है 15th क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम अ प्लांट सेल इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन वाज प्लेस्ड। यहाँ पे एक प्लांट सेल, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, वहां पे उसने प्लांट सेल को टीचर ने पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। अब उसको अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाल के बच्चों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के दे दिया। अब बोला कि स्टूडेंट्स इसको ऑब्जर्व करो और बताओ कि सेल जो है, ऑब्जर्व द सेल, उसको सेल को देखो एंड नेम द टॉनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन। टॉनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन मतलब हमने पढ़ा है सोल्यूशन के क्या हो सकते हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, हमने पढ़ा है, ये 3 चीजें पढ़ी है। आइसोटोनिक, टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये 3 हम लोग 3 चीजें हमने पढ़ी। एंड टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन बताने बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, मेंशन द प्रोसेस दैट अकर्ड इन द सेल। अब उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो भी बता दो, ऐसा बोल रही है टीचर। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे सेल को। तो ऑब्जर्व किया सेल को, तो हम लोग को ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायग्राम मैंने ऐड नहीं किया, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिए रहेगा, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब इसको ऑब्जर्व करके हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि वैक्यूल जो है, सेल का वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल जो है वो एक साइड में होके छोटा सा हो गया है, यानी वैक्यूल जो है वो सिकुड़ गया है। अब वैक्यूल क्या काम करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कंटेंट इन द सेल, ठीक है, वाटर कंटेंट इन द सेल। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट कम हो गया है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे वाटर जो है वो बाहर चले गया है सेल से। अब सेल से बाहर जाता है जब वाटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस।
और एक्सो ऑस्मोसिस, तो आपको यहाँ पे पहले ही एक्सो ऑस्मोसिस दिख गया, एक टर्म आपको दिख गया, बाकी में तो नहीं है, बाकी में तो नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ पे टॉनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। अब हम लोग देखते हैं हाइपरटोनिक और एक्सोऑस्मोसिस होता क्या है, हम लोग कंसेप्ट में चलते हैं अपने कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक्सोऑस्मोसिस आखिर होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है a hypertonic solution has a higher concentration of solutes compared to the another solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता दूं लिख के कि सल्यूट कंसंट्रेशन, एक मिनट छोटा कर लेता हूँ मैं इसको, रेड वाले से लिखता हूँ, ठीक है। सल्यूट कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन is inversely proportional to water concentration, ठीक है। CONC डॉट हम लोग कंसंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो वाटर कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जब सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वाटर कंसंट्रेशन कम होता है, जब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो सल्यूट कंसंट्रेशन कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सल्यूट कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंसंट्रेशन। जनरली यहाँ पे हम लोग को क्या दे दिया रहता है कि सल्यूट का कंसंट्रेशन बस बता देता है, तो हम लोग तो ऑस्मोसिस में पढ़ते आए हैं कि ऑस्मोसिस में क्या पढ़ते हैं कि हायर सोल्यूशन टू लोअर सोल्यूशन। अब उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सल्यूट का कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा है, ठीक है, सॉरी बाहर के वाटर में ज्यादा है, सेल के उसमें कम है, तो हम लोग सोचेंगे कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो हमारे बुक में दिया हुआ है, ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एंडोऑस्मोसिस कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां पे बुक में साफ मेंशन रहेगा सल्यूट कंसंट्रेशन। तो आप लोग को सल्यूट कंसंट्रेशन बोलेगा कि लिक्विड में बाहर ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि लिक्विड में वाटर कंटेंट कम है और सेल में सल्यूट कंसंट्रेशन कम है, यानी वाटर कंटेंट ज्यादा है। ऑस्मोसिस के डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोलता है ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी वाटर का जहां पे हाई कंसंट्रेशन है वहां से, वाटर का हाई कंसंट्रेशन जहां पे, वहां से वो फ्लो करेगा टू द जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको और समझा दूंगा, अगर आपको चाहिए इस पे वीडियो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हाइपरटोनिक का डेफिनेशन। तो क्या बोल रहे हैं, हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, यानी वाटर का कंटेंट यहाँ पे कम है, किसमें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, और सेल में जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। typically inside a cell, when a cell is placed in a hypertonic solution, water moves out। water क्यों मूव आउट कर रहा है, क्योंकि सेल में जो है वाटर कंटेंट या वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर के जो सोल्यूशन है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस होगा। और ये ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है, आउट ऑफ द सेल, ठीक है, आउट ऑफ द सेल, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो यहाँ पे इसको हम लोग एक्सो